डियर स्टूडेंट्स, मैं सी एस शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। आज हम उसका आगे स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले अपन ये चीज़ देखें कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली अपन अब इसमें फोर्स के बारे में कैलकुलेशंस करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपन इस चीज़ का एक वेक्टर फॉर्म भी पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला, जब अपन बात करें कि Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। मतलब इस कंडीशन में लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो अगर अपन बात करें इसके लिए अपन एक सेटअप के बारे में बात करते हैं। सेटअप के बारे में बात करते हैं कि अपन दो चार्जेस लेते हैं, एक Q1 एक Q2। पहले वाला जो Q1 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर है R1 और दूसरे वाला जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर है R2। इसके बाद में कुछ चीज़ें अपन को इसमें जानकारी होनी चाहिए, वो ये है कि अपन इसमें कैलकुलेशंस करेंगे F21 अगर लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मतलब Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स। मीन्स ये अपना Q2 चार्ज है जिस पर Q1 चार्ज कितना फोर्स लगाएगा उसको अपन बोलेंगे F21 फोर्स। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं F12 की। F12 क्या होता है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मतलब Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, उसको अपन बोलेंगे F12 वेक्टर। इस चीज़ में अपने पास में कुछ चीज़ें और आनी चाहिए, वो है R21 वेक्टर। R21 वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। मतलब Q2 का पोजीशन वेक्टर Q1 के रेस्पेक्ट में। मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है जो Q1 से लेके Q2 की तरफ जाता है उसको अपन बोलते हैं R21 वेक्टर। इसी तरीके से R12 वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। मतलब 1 वाले का पोजीशन वेक्टर 2 वाले के रेस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे R12 वेक्टर। तो अगर अपन देखें कि किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाए, तो अपन इसमें फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। पहली कैलकुलेशन करते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स। जैसे अभी अपन एक वेक्टर बनाते हैं, ये पहला वाला चार्ज है Q1, ये दूसरा वाला चार्ज है Q2। इसमें अपन देखें कि पहला पोजीशन वेक्टर अपना R1 वेक्टर, दूसरा पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। मुझे Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, जो है F21 वेक्टर। इसमें पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, R21 वेक्टर आएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ 1 से। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अगर अपन को वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। बेसिकली अपन पहले से 11th क्लास से इस चीज़ को जानते हैं कि डायरेक्शन बताने के लिए अपन यूनिट वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो R21 कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो बता रही है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1 को। और ये जो क्वांटिटी है ये बताती है इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पर जो फोर्स आया है वो कितना आया है कि Q1 Q2 अपॉन R21 मॉड्यूलस का होल स्क्वायर R21 कैप। मतलब ये वाली चीज़ बता रही है उसके मैग्नीट्यूड को, ये वाली चीज़ बता रही है उसकी डायरेक्शन को। बेसिकली एक वेक्टर फॉर्म में दो ही चीज़ें हो सकती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। अपन अगर ट्रायंगुलर रूल लगाएं, ट्रायंगुलर रूल कैसे लगाएं कि अपन बात करें Q1 Q2
पहले वाले का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, और ये जो है वो r21 वेक्टर है। अपन एक चीज़ जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स एंड टू एंड लिखे हुए हैं तो तीसरा वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब r1 वेक्टर और प्लस r21 वेक्टर का सम जो होगा वो r2 वेक्टर के बराबर होगा। तो इसी तरीके से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपन ये बता कर सकते हैं कि r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू r2 वेक्टर। दैट मीन्स r21 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू r2 माइनस r1। ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपन को पता होनी चाहिए। आगे अपन चलते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं उस चीज़ में कि f21 वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, k q1 q2 अपॉन r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। तो r21 को क्या लिखा जा सकता है, r2 माइनस r1 और r21 का कैप। अब अपन एक चीज़ जानते हैं कि a कैप विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a। दैट मीन्स उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि a वेक्टर में उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करते हैं तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, a कैप को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक प्रॉपर्टी है या यूनिट वेक्टर है जिसके बारे में अपन 11th क्लास से जानते हैं। तो r21 वेक्टर जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है, r21 वेक्टर अपॉन r21 का मैग्नीट्यूड। इसको लिखा जा सकता है r21 कैप जो यूनिट वेक्टर है r21 का। तो f21 वेक्टर जो है ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो r21 कैप था उसको मैंने लिख दिया r21 वेक्टर अपॉन r21 का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से अपन इस चीज़ को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं तो आगे चल के क्या आया कि और नीचे जो r21 आया है उसको लिखा जा सकता है r2 माइनस r1। तो यहाँ पर क्या बन गया, f21 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r2 माइनस r1 का क्यूब r21 वेक्टर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो f21 वेक्टर को बता रही है। सिमिलरली इसी तरीके से अपन पढ़ते हैं फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2। अब अपन बात करेंगे q1 पर लगने वाला फोर्स q2 के कारण। मतलब ये q1 है, ये q2 है, तो q1 पर लगने वाला फोर्स होगा F12 वेक्टर। तो यहाँ पे ये r1, ये r2 और ये r21। तो यहाँ पर F12 वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो F21 वाले वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। F12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r12 मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ये तो रहा इसका मैग्नीट्यूड, और r12 का कैप ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी अपन क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करें, ये अपना r1 वेक्टर, ये अपना r2 वेक्टर और ये r12 वेक्टर। तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों ट्राइंगल्स एंड टू एंड लगे हुए हैं, मतलब इन दोनों का सम r1 वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी ट्राइंगुलर फॉर्म से अपन निकाल सकते हैं r2 प्लस r12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू r1 वेक्टर। तो यहाँ से r12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू r1 माइनस r2। इस चीज़ से इस चीज़ को निकाला जा सकता है। तो आगे अगर अपन देखें तो क्या होगा, तो F12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड बन गया। ये r12 का कैप जो है इसका डायरेक्शन बन गई। तो यहाँ पर अपन देखें F12 और उसी तरीके से अगर अपन देखें कि इसको क्या लिखा जा सकता है, r12 वेक्टर अपॉन r12 का मॉड्यूलस। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन वैसा ही फॉर्म निकाल सकते हैं जैसा अपन ने पहले निकाला था। वही फॉर्म निकल के आया अपने पास में, F12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 का होल क्यूब r12 का वेक्टर। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म्स, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। पहला, F21 वेक्टर इस तरफ लगा, F12 वेक्टर इस तरफ लगा, दोनों का दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो
अपन क्या कह सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर ये हैं या नहीं हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जब अपन ने एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़ा है तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर में ये अगर इस तरफ लग रहा है तो ये इस तरफ भी लग सकता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर होने के साथ साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगते हैं, चाहे से वो चार्जेस कैसे हों, पॉजिटिव हों, चाहे वो चार्जेस कैसे हों, नेगेटिव हों। मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों फोर्सेस, इन दोनों चार्जेस जिनके बीच में फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के लाइन के अलोंग ही लगेंगे। मतलब इस चीज़ के कारण यहाँ पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, प्लस एक और चीज़ इसमें आ रही है अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो उन दोनों चीज़ों को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, उस चीज़ के बारे में भी अपन को बात करना है। अपन बाद में बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके कारण किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना हो तो उसके लिए अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस will be equals to vector sum of forces due to all the charges present in the system। जैसे अपन यहाँ पर बात करें अपने पास में Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ये सारे के सारे एक सिस्टम में प्रेजेंट होने वाले चार्जेस हैं। इन सब के कारण यहाँ पे क्यू नोट चार्ज प्रेजेंट है, उस पर लगने वाला फोर्स अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स अपन को फाइंड आउट करना है उसको कैसे देखें, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होना चाहिए, अपन उस पर क्यू नोट चार्ज पर फर्स्ट वाले के कारण फोर्स निकालें, सेकंड वाले के कारण फोर्स निकालें, थर्ड वाले के कारण फोर्स निकालें और इसी तरीके से सिक्स वाले के कारण फोर्स निकालें और सबका क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। तो अपने पास में जो नेट फोर्स आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि अपन इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अपन को पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो चीज़ें होती है। तो कभी भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन उसको उसमें मैग्नीट्यूड को अलग रखेंगे और डायरेक्शन को अलग रखेंगे। इस तरीके से अपन उस चीज़ को सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए अपन लिख रहे हैं, जैसे एफ नेट हो गया। सबसे पहले अपन बात करते हैं Q01 के बारे में। Q01 क्या कहता है कि के क्यू नोट Q1 R01 का मोड होल स्क्वायर R01 का कैप, ये फर्स्ट वाला फॉर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये लास्ट हो गया। इन सब का समेशन करने के लिए अपन ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली फॉर रीडिंग। इसका किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने यूज़ नहीं आता है, ये कभी के डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो उसी चीज़ में ये चीज़ यूज आती है, उसके अलावा इस चीज़ का ज़्यादा काम नहीं है। आगे चल के अपन देखते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे अपन को क्या दिया गया है, अपन को सबसे पहले पूछा गया है फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू अदर चार्जेस। मान लो कि एक ट्राइंगल अपन को दिया गया है, जैसा डायग्राम में बताया गया है। इस डायग्राम के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इस डायग्राम में क्यू चार्ज है जिस पर इस क्यू चार्ज और इस क्यू चार्ज के कारण फोर्स निकालना है। सबसे पहले अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात की। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो लगने वाला फोर्स इस पे कैसा होगा, इस तरफ। इस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इस तरफ। सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में बात की मैंने, अब मैं इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले जब डायरेक्शन के बारे में बात की तो डायरेक्शन मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F1 है। इन दोनों के यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F1 है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F2 है।
तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि F1 की वैल्यू अपन फाइंड आउट करें। इस सिस्टम से अपन F1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो F1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन मैंने दिखा दी है, जो ये है। अपन को F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो वो कितना आएगा, KQ/R²। ये जो है उस चीज़ के बारे में आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में, इस मैग्नीट्यूड के बारे में अपन बात करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ये F2 वेक्टर। तो F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम आएगा। दोनों इक्वेशन से अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को अपन मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड F है, और अपन जानते हैं कि F नेट वेक्टर सम जो होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर होगा। लेकिन अपन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो ये होता है, जो अपन 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। दो वेक्टर्स हैं जिनके लिए अपन पढ़ के हुए आते हैं, F नेट will be equals to under root of F1 square plus F2 square to F1 F2 cos theta. Theta is the angle between these two vectors. तो F नेट वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, पहला वाला वेक्टर F1 भी कितना है, F1 भी F है, F2 भी F है। तो F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 डिग्री, क्योंकि अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री एंगल आ रहा है। क्योंकि नीचे की तरफ से 60 डिग्री एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे F² प्लस F² 2F² cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2F² प्लस F² कितना निकलेगा, 3F², जो अंडर रूट 3F के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अपन को F की वैल्यू पता है वो कितनी है, KQ/R²। उस चीज़ को रख देंगे अपने पास में, ये चीज़ आ जाएगी। इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, F नेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्शन के बारे में बात करें तो दोनों F जो अगर 60 डिग्री पे होंगे तो उन दोनों के बीच में एक F नेट निकलेगा जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब अपन बात करें एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें ये बोला गया है कि फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू अदर चार्जेस। अब देखो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे देखो ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब अपन देखें कि मुझे इस चार्ज पे, स्मॉल q चार्ज पे, एक तो इस सिस्टम के कारण फोर्स निकालना है और एक इस सिस्टम के कारण फोर्स निकालना है। यहाँ पे पहले सिस्टम में दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फोर्स रिपल्सन का लगेगा, जिसको मैं F1 मान लेता हूँ। दूसरे में जो फोर्स लगेगा वो किसका लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा, जिसको मैं क्या मान लेता हूँ, F2 वेक्टर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर दो फोर्सेस जो हैं जिनको बोला गया है वो कितने हैं, F1 और F2। एक रिपल्सन का है और एक अट्रैक्शन का है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये F1 जो है वो रिपल्सन है, ये F2 जो है वो अट्रैक्शन है। यहाँ पर ये बनने वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो बाकी जो बच गया जो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। इस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या हुआ, अपन ने क्या बोला, दोनों की डायरेक्शन से अपन ने निकाली। अब अपन निकालते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। देखो अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अपन जब फॉर्मूला निकालते हैं तो माइनस साइन और प्लस साइन केवल और केवल डायरेक्शन पता करने के लिए ही काम में लेते हैं कि फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा या रिपल्सन का लगेगा। कभी भी मैग्नीट्यूड निकालते टाइम पे अपन उसके माइनस साइन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपन बात करें तो F1 जो फोर्स आएगा जो इस सिस्टम का है वो कितना आएगा, KQ/R² आ जाएगा। F2 वेक्टर जो आएगा वो भी KQ/R² आएगा। मतलब यहाँ पर भी दोनों जो फोर्सेस हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, जिसको अपन F वेक्टर मान सकते हैं। आगे चल के अगर हम देखें तो F नेट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वही फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे
√f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। यहाँ पर इस बार कोस थीटा में थीटा कितना डिग्री है, 120 डिग्री आया है। तो यहाँ f1 की वैल्यू भी f है, f2 की वैल्यू भी f है, 2f1 f2 दोनों f हैं, कोस 120 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। उस चीज़ को प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे f नेट आएगा √f स्क्वायर, जिसकी वैल्यू f के बराबर हो जाएगी। और f अपन जानते हैं कितना आ रहा है, KQQ/r² के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर f नेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि डायरेक्शन निकालने के लिए अपन अगर देखें तो इधर वाला जो फोर्स है वो f है, इधर वाला फोर्स भी f है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो बीच में निकलेगा तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f नेट निकलेगा, जिसकी वैल्यू f के बराबर ही होगी। तो इस यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर मान लो ऐसा पूछा जाए कि दो फोर्सेस हैं जो सेम हैं, पहला वाला भी f है और दूसरा वाला भी f है, दोनों को कितने डिग्री एंगल पर लगाया जाए कि रिजल्टेंट भी f ही हो। तो उस चीज़ का आंसर देने के लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल है कि वहाँ पर उन दोनों फोर्सेस को 120 डिग्री पर लगाया जाए तो वो चीज़ पॉसिबल होगी। आगे चल के अपन पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज। किसी भी एक चार्ज पर दूसरे अदर चार्जेस के कारण लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, ये भी Q Q Q एंड Q, ये सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये तुम लोगों को मैं दे देता हूँ होमवर्क, कैसे करके लेके आना है, कैसे करना है। इसका आंसर निकालने के लिए मैं कुछ हिंट आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ से इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अगर F1 मान ले तो वो F1 आएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F2 मान ले तो वो F2 आएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अगर मैं F3 मान लूँ तो वो F3 आएगा। 3 वेक्टर्स मेरे पास आ चुके हैं। पहले अगर अपन बात करें कि F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 की वैल्यू कितनी आएगी और F3 की वैल्यू कितनी आएगी। F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, F2 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है और F3 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो F1 के लिए क्या आ जाएगा, KQQ/r², इसके लिए भी KQQ/r²। जबकि थर्ड सिस्टम में यहाँ पे F3 जब अपन निकालेंगे तो उस सिस्टम में जो R आएगा वो √2r के बराबर होगा। तो F3 जो आएगा वो होगा KQQ/√2r का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, F1 F2 F3 निकाल सकते हैं। अब मुझे इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। सबसे पहले अपन F1 और F2 वेक्टर जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर उन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। उन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो F3 की डायरेक्शन में ही निकलेगा, F1 मान लें। तो बाद में इन दोनों फोर्सेस को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और अपना आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से अपन इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। इस चीज़ को आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज Q चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे एक सेंटर में Q चार्ज दिया गया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। सबसे पहले अगर अपन बात करें एक अलग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ भी Q होता है, यहाँ भी Q होता है, यहाँ भी Q होता है और यहाँ भी Q होता है और बीच में मुझे स्मॉल q पे चार्ज फोर्स पूछता। देखो इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स इधर होता F1, इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर होता F2, इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर होता F3 और इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर होता F4। और चारों के चारों का मैग्नीट्यूड सेम, जिसमें F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, F3 और F4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, जिस वजह से क्या होता, नेट फोर्स जो निकलता वो कितना हो जाता, 0 हो जाता। मतलब अगर एक कोई सिस्टम सिमेट्रिक होता है तो उस पर किसी भी चार्ज को उसके सेंटर पे रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों के कारण लगने वाला फोर्स इधर
और इधर लगेगा, जबकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके कारण लगने वाला फोर्स भी इधर ही लगेगा और इसके कारण लगने वाला फोर्स भी इधर ही लगेगा। मतलब यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आगे के डायग्राम में ये चीज़ बताई गई है कि F1 और F3 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, F2 और F4 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो F1 और F3 निकालें, F2 और F4 निकालें और उन दोनों को मैं ऐड करें। तो F1 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस मैंने निकाल दी है। F1 का मैग्नीट्यूड आया KQ/r/√2। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी की पूरी √2r होती है, तो उसकी आधी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी, r/√2। कैसे, अगर ये r है, ये भी r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2r हो गई। इसका हाफ करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 करते कितनी आ गई, r/√2। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, F1 की वैल्यू निकाल ली, F2 की वैल्यू भी सेम आएगी, F3 की वैल्यू भी सेम आएगी और F4 की वैल्यू भी सेम आएगी। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब अपन को ये पता चल गया कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर सारे के सारे सेम है, जो F वेक्टर के बराबर है, जिसकी वैल्यू है 2KQ/r²। तो यहाँ से वही अपन F वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले अपन ने F1 + F3 को ऐड किया तो वहाँ पे भी 2F आ गया, F2 + F4 को ऐड किया तो भी वहाँ पे 2F आ गया। तो F नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 2F² + 2F² + 2 × 2F × 2F cos 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इस तरीके से ये निकल के आया √8FT/F²। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 2√2F। 2√2 × F की वैल्यू अपन लिख देंगे तो अपने पास में क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या है, और उसके आगे भी अपन कुछ एग्जांपल्स के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।